सभी इन्वेस्टर के सामने एक नया प्रपोजल रख के अभिनव ने उनसे पूछ लिया था कि वह कंपनी में रहना चाहेंगे या नहीं। जहां पहले सभी लोग कंपनी से बाहर निकलना चाहते थे, वहीं अब उनका मन बदलने लगा था। भद्रेश ने कुछ सेकंड तक सोचा और फिर सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, प्रपोजल मंजूर है। हम इस कंपनी के इन्वेस्टर बने रहना चाहेंगे। गुड डिसीजन। अभिनव ने गहरी सांस लेते हुए एक मुस्कान निकाल। उसे महसूस हुआ कि यह प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी थी। सभी इन्वेस्टर अभिनव से हाथ मिलाकर ऑफिस से निकल गए। जहां आते वक्त उनकी आंखों में गुस्सा था, अब जाते हुए उम्मीद नजर आ रही थी। अभिनव भी वापस अपने कैबिन में चला गया। उसने जिस तरह से सभी इन्वेस्टर को हैंडल किया था, उसकी चर्चा ऑफिस में शुरू हो गए थे। वो, लेकिन तुमने बॉस को मनाया कैसे? अभिनव ने इतना हैरान होते हुए पूछा। हैरान होने के साथ साथ वह खुश भी था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। मीरा ने एक पल के लिए अभिनव को देखा और बोली, मुझे पता था कि उनके पास एक परफेक्ट प्लान है। अब जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, तब तक मुझे नहीं लगता कि हमें उनसे क्यों, क्या, कैसे, कब पूछना चाहिए। मीरा का जवाब सुनकर अभिनव के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई और उसने कहा, ठीक कह रही हो। अब क्योंकि हमारे इन्वेस्टर वापस आ गए हैं, इसीलिए हमें सब कुछ भूलकर फिर से अपने काम पर वापस लग जाना चाहिए। तभी लवित ने अभिनव से पूछा, यहाँ की सिचुएशन के बारे में आपने टाइगर को बताया? उसका सवाल सुनकर अभिनव के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने एक पल के लिए तीखी नजरों से लवित को देखा और बोला, क्यों? मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? और वैसे भी टाइगर से सिर्फ रानी ही बात कर सकती है। मैं यहाँ सिर्फ एक मैनेजर हूँ और कुछ नहीं। उसका जवाब सुनकर मीरा ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ, तुम्हें पता है टाइगर किस लेवल के लोगों से बात करते हैं? मुझे नहीं लगता इस जन्म में तो टाइगर हम जैसे किसी से भी बात करेंगे। यह सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई। टाइगर उनके सामने खड़ा होकर उनसे बात कर रहा था, लेकिन मीरा जैसे लोगों ने अपने मन में टाइगर की न जाने क्या छवि बना रखी थी। इस बीच लवित ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोला, चलो तो फिर काम पर लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले थोड़ी पार्टी शार्टी हो जानी चाहिए। इतना बड़ा काम किया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। अभिनव ने फिर से उसे देखा और धीरे से ना में सिर हिलाते हुए बोला, मुझे नहीं लगता हमें इसकी जरूरत है। इससे पहले कि लवित आगे कुछ कह पाता, इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर दरवाजा खुल गया। सामने टीना खड़ी थी। उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान थी। वह अंदर आई और अभिनव को देखते हुए बोली, सर, मेरे पास एक गुड न्यूज है। उसकी बात सुनकर मीरा ने पूछा, क्या गुड न्यूज है? जल्दी बताओ। डब्ल्यू प्रोडक्ट के सीईओ जयवीर ने हमारी कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दिए हैं, और वह भी विलियम्स अमाउंट से ज्यादा। उन्होंने कहा है कि वह हमसे और भी कैमरा खरीदना चाहते हैं। हम लोग उसके लिए एक मीटिंग रख लेते हैं ताकि हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना सके। वैसे भी वह चाह रहे थे कि सिर्फ हमारी कंपनी ही उनको कैमरा सप्लाई करे। टीना जैसे जैसे यह बात बताती जा रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी होती जा रही थी। मीरा खुद उसकी बात सुनकर इतनी खुश हुई कि उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, वाह, यह तो जबरदस्त न्यूज है। अरे यह तो पार्टी वार्टी न्यूज है। सर, क्या कहते हो जाए? मीरा ने अभिनव से पूछा। आखिरकार अभिनव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। सब लोग इतने खुश थे। वह किसी के रंग में भंग नहीं डालना चाहता था, इसीलिए उसने आखिर में कहा, ठीक है, लेकिन उसके बाद काम पर लग जाना। स्टाफ के लोगों को बोल देना कि उनके लिए हम एक बढ़िया सी ट्रीट अरेंज करने वाले हैं। मीरा ने पूछा, कहाँ सर? 5 स्टार होटल में? अच्छा, सीधा 5 स्टार में? देख रही हो, दिन ब दिन तुम्हारे शौक बढ़ते जा रहे हैं। अभिनव ने मीरा को छेड़ते हुए कहा। मीरा थोड़ा सा शर्माई और मुस्कुराते हुए बोली, माफ करना सर, लेकिन मैं वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वहां का खाना तो ओए होए ओए होए, मीरा ने कहा और अपनी उंगलियां चाटने लगी। खाना खाने से पहले ही उसकी उंगलियों में वहां के खाने का स्वाद आ गया था।
पर अचानक से उसे याद आया कि सब लोगों ने वहां खाना नहीं खाया था। ऐसे में मीरा लवित की तरफ पलटी और उन दोनों को देखते हुए बोली, तुम लोगों ने कभी 5 स्टार में खाना खाया है क्या? नहीं, पर क्या तुमने खाया है? लवित ने हैरान होते हुए पूछा। मीरा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ, बहुत ही। ओए होए खाना था, क्या खाना था। मीरा से अपनी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। अभिनव ने इस बीच देखा कि लवित और टीना का मुंह लटक गया था। ऐसे में उसने कहा, ठीक है तो हम सब वहीं पर खाना खाने चलेंगे। टीना, जितने भी लोग चलने वाले हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ और सब लोगों के लिए टेबल बुक कर दो। ओके सर। मीरा खुशी के मारे उछल पड़ी और सब उसे इस हाल में देखकर हंसने लगे। कुछ देर के बाद सब लोग अभिनव के केबिन के बाहर निकल गए थे। अभिनव अब अपने केबिन में अकेला था और उस स्पेस में था जिस स्पेस की उसे काफी देर से जरूरत लग रही थी। अभिनव का लंच उसकी टेबल पर पड़ा था और अभिनव शांति से अपना खाना खा रहा था। ऑफिस खत्म होने में अब सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया था। इतनी दौड़ के बाद अभिनव पूरी तरह से थक चुका था। वैसे तो वह घर जाकर सोना चाहता था, लेकिन उसने अपने साथियों से वादा किया था। अभिनव अब अपने वादे से मुकर नहीं सकता था। सब लोगों को उससे बड़ी उम्मीद थी और अभिनव उनकी उम्मीदें तोड़ना नहीं चाहता था। जब ऑफिस खत्म हुआ और अभिनव बाहर आया तो टीना दौड़ते हुए उसके पास आई और बोली, बॉस, मैंने 5 टेबल बुक की है। सब लोग वहां जाने के नाम से ही बहुत खुश हैं। बस कुछ ही ऐसे थे जिनके आज पहले से ही प्लान्स फिक्स थे। टीना जब अभिनव से बात कर रही थी तब एलिवेटर का दरवाजा लगने ही वाला था, लेकिन इतने में लवित और मीरा भी भागते हुए अंदर घुस गए। लवित, अभी तो पैर फंस जाता, मीरा ने हंसते हुए कहा और टीना की तरफ देखते हुए बोली, सब लोग चल रहे हैं ना? कुछ को छोड़कर टीना ने कहा। यह सुनते ही लवित ने मीरा को देखा और बोला, मैंने तुमसे कहा ही था। मीरा ने जवाब में एक गहरी सांस ली और कहा, हमारी कंपनी में आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इस चीज के लिए तो हर कोई काफी एक्साइटेड होगा। अभिनव ने मीरा को देखा और बोला, सबका तो नहीं पता, लेकिन तुम तो पक्का एक्साइटेड हो। यह सुनते ही मीरा और बाकी लोग हंसने लगे। मीरा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, मेरी एक्साइटमेंट की वजह से ही तो यह सब हो रहा है। वैसे हमको वीआईपी एंट्री मिलने वाली है क्या? क्या? वीआईपी शब्द सुनते ही लवित के कान खड़े हो गए और उसने आगे कहा, अब यह बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ मीरा, हम लोग क्या कंपनी का पैसा बर्बाद करने वहां जा रहे हैं? अभिनव उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मुझे 5 स्टार पर मिलो। और इतना कहकर अभिनव लिफ्ट से बाहर आ गया। मीरा ने एक पल के लिए अभिनव को देखा और इतने में लिफ्ट बंद हो गई। मीरा जानती थी कि अभिनव यह अफोर्ड कर सकता था। रानी अभिनव से डरती थी और कहीं ना कहीं मीरा को भी इस बात का अंदाजा था कि अभिनव टाइगर के काफी क्लोज था। उसे यहाँ तक लगता था कि अभिनव ही टाइगर के उतना ही क्लोज है जितना कि रानी थी। कई बार तो उसके दिमाग में यह ख्याल भी आता था कि कहीं अभिनव टाइगर का जासूस तो नहीं। इसीलिए वह अभिनव के सामने जितनी अच्छे से रह सकती थी उतने अच्छे से रहती थी। अगर अभिनव टाइगर के करीब था तो मीरा अभिनव के करीब रहना चाहती थी। कुछ देर के बाद ही अभिनव 5 स्टार रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच चुका था। उसने रिसेप्शन पर अपना वीआईपी कार्ड दिखाया और एक बड़ा सा हॉल बुक कर लिया ताकि सब लोग एक ही हॉल में बैठकर खाना खा सकें और मजा कर सकें। जब सब लोग उस हॉल में आए तो एक आदमी के मुंह से खुशी के मारे निकला, ओ माय गॉड, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। और मैं भी, क्या सुंदर जगह है यार। खुशबू ही खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए। थैंक यू सर, सब लोगों ने एक साथ एक सुर में खुशी से कहा। उन लोगों की खुशी देखकर अभिनव की थकान पूरी तरह से उतर चुकी थी। वह अक्सर यहाँ आता था, इसीलिए उसने इस सब चीजों का इतना ध्यान नहीं देखा और ना ही महसूस किया जितना यह सब लोग कर रहे थे। अभिनव सभी लोगों के सामने आया और बोला, थैंक यू आप सब लोगों को।
अगर आप लोग अपना काम इतनी ईमानदारी और मेहनत के साथ नहीं करते, तो ना ही हमें कभी इतने ऑर्डर मिलते और ना ही हमें यह ट्रीट ऑर्गेनाइज कर पाते। आप लोगों के डेडिकेशन के आगे यह ट्रीट बहुत छोटी चीज है। अब आप अपनी सारी प्रॉब्लम को कुछ देर के लिए साइड में रखिए और मजे से टेबल पर बैठिए। वेटर आने वाला है, जिसे जो ऑर्डर करना है करना, बिल्कुल भी मत शर्माना। अभिनव की बात सुनते ही सब लोगों ने जोर से तालियां बजाई और अपनी अपनी जगह पर बैठने लगे। इस बीच अभिनव ने मीरा को इशारा किया कि वह वॉशरूम जा रहा है। मीरा ने हाँ में सिर हिलाया और अभिनव की अब्सेंस में वहां से अरेंजमेंट देखने लगी। उधर अभिनव चलते हुए वॉशरूम में पहुंच गया था। वह सबसे पहले अपना मुंह धोना चाहता था। जैसे ही वह वॉश बेसिन के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि एक आदमी वहां पहले से अपना मुंह धो रहा था। अभिनव उस आदमी से कुछ दूर होकर खड़ा हो गया और उसने अपना फोन निकाल लिया। इस बीच उस आदमी ने शीशे में अपना चेहरा देखा और आराम से साफ किया। अभिनव का ध्यान उस आदमी पर नहीं था, वह अपना फोन यूज करने में लगा हुआ था। आप वॉश बेसिन यूज कर सकते हैं, उस आदमी ने अभिनव से कहा और अपने मुंह पर मास्क लगाने के लिए जेब से मास्क निकाल लिया। अभिनव ने फोन जेब में डाला और मुस्कुराते हुए वॉश बेसिन की तरफ बढ़ने लगा। इस बीच उस आदमी ने भी अपने चेहरे पर मास्क लगाया और वहां से निकलने लगा। मगर इससे पहले कि वह आदमी बाहर निकल पाता, एक लड़का शराब के नशे में धुत वॉशरूम में दहाड़ते हुए घुसा। उसने तेजी से दरवाजा खोला और वह उस मास्क वाले आदमी से टकरा गया। उस आदमी का फोन नीचे गिर गया। अबे, देख कर नहीं चल सकता क्या? उस लड़के ने नशे में कहा। उसकी आवाज सुनते ही अभिनव ने पहले उस लड़के को देखा और फिर उस आदमी को देखने लगा। वह फर्श पर गिरा अपना फोन उठा रहा था। जब उसने फोन उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तो अभिनव ने उस आदमी के हाथ में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह हैरान हो गया। एक पल के लिए अभिनव की सांस थम गई और उसके दिल की धड़कन रुक गई। उस आदमी की उंगली में एक अंगूठी थी। उस अंगूठी पर अंग्रेजी का अक्षर आर लिखा हुआ था। अभिनव ने जब उस अंगूठी को देखा, तो एक साथ सैकड़ों यादें उसके जहान में ताजा हो गई। इस बीच उस आदमी ने अपना फोन उठाया और वहां से निकलने लगा। अभिनव बिना अपना मुंह पहुंचे उसके पीछे पीछे हो लिया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके मन में कई सारे सवाल उमड़ रहे थे और इससे पहले कि वह आदमी वहां से निकलता, अभिनव उससे उन सारे सवालों के जवाब चाहता था। चलते हुए दोनों होटल के कॉरिडोर में पहुंच चुके थे। अभिनव किसी भी तरह से उस आदमी को रोककर उससे बात करना चाहता था। तभी अचानक अभिनव को सामने से एक वेटर पानी के गिलास से भरी ट्रे लेकर आता हुआ नजर आया। अभिनव उस मास्क वाले आदमी से थोड़ा सा आगे निकला और वेटर की ट्रे में से एक गिलास उठा लिया। अभिनव ने उसमें से एक घूंट लिया और बहुत आहिस्ते से पीछे पलट कर देखा। वह आदमी अभी भी अभिनव के पीछे चल रहा था। चल बेटा अभिनव, यही मौका है, अभिनव ने अपने आप से कहा। फिर वह फर्श पर फिसलते हुए नाटक करने लगा। उसका पैर लड़खड़ा गया और वह फर्श पर गिर गया। इस बीच उसने गिलास से कुछ इस तरह से पानी उछाला कि सारा पानी उस आदमी के मुंह पर जा लगा। उस आदमी का मास्क भीग गया। जैसे ही उस आदमी ने अभिनव को नीचे गिरा हुआ देखा, तो वह भागते हुए अभिनव के पास आया और उसे हाथ देते हुए बोला, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ, सॉरी, मेरी वजह से आपका मास्क भी भीग गया, रियली सॉरी, अभिनव ने उस आदमी से कहा और अभिनव को देखने लगा। अभिनव भी उसकी आंखों में देख रहा था और देखते ही देखते उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया। वह आदमी मास्क में ही मुस्कुराया और अभिनव का रुमाल ना लेकर उसने अपनी जेब से अपना रुमाल निकाल लिया। फिर उस आदमी ने अपना मास्क हटाया और अपने रुमाल से अपना चेहरा साफ करने लगा। अभिनव बहुत ध्यान से उसके चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे की एक एक नस अभिनव के एक एक सवाल का जवाब देती जा रही थी।
आखिर में उस आदमी ने मुस्कुराते हुए अभिनव से पूछा, पानी कहीं रहा तो नहीं है? नहीं, अभिनव ने गहरी सांस लेते हुए कहा और मुस्कुराने लगा। बदले में वह आदमी भी मुस्कुराया और वहां से निकल गया। अभिनव की सांस फूल रही थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने आप से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? राणा राणा जिंदा कैसे हो सकता है? अभिनव का दिमाग चकरा गया था। उसने अपने आप से सवाल किया, जो उसके सामने हकीकत में घट रहा था, अभिनव कभी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वह हकीकत को जाने दे। वह भी ऐसे मौके पर जब राणा उसके सिर्फ कुछ ही कदम की दूरी पर था। अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि राणा कॉरिडोर से चलते हुए एलिवेटर की तरफ जा रहा था। अभिनव ने बिना कुछ सोचे उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अगर वह सच में राणा था और वह जिंदा था तो अभिनव उससे बात करना चाहता था। वह राणा से पूछना चाहता था कि उसने अभिनव के बाप को क्यों मारा था, क्यों उसने अभिनव की भी जान लेने की कोशिश की थी। अभिनव तेजी से राणा की तरफ दौड़ने लगा। उधर एलिवेटर का दरवाजा खुल चुका था। राणा ने उसमें दाखिल होने के लिए अपना पैर आगे बढ़ा दिया। अभिनव भी उससे कुछ ही दूरी पर था, मगर इससे पहले कि वह राणा के पास पहुंच पाता, अचानक से एक मेड एक बड़े से हॉल में से सर्विंग ट्रे लेकर बाहर निकली। अभिनव मेट से टकरा गया और उसका सारा सामान बिखर गया। इस बीच एलिवेटर बंद हो गया था। आई एम सॉरी, अभिनव ने मेट से कहा। नो प्रॉब्लम सर, मेट ने कहा और नीचे गिरा हुआ सामान समेटने लगी। अभिनव वैसे तो मेट की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके लिए राणा को पकड़ना जरूरी था। ऐसे में अभिनव एलिवेटर की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कि एलिवेटर सबसे आखिरी फ्लोर की तरफ जा रहा था। अभिनव ने बगल वाले एलिवेटर का बटन 4-5 बार दबा दिया। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। ऐसा नहीं था कि इस बीच अभिनव का दिमाग नहीं चल रहा था। वह मन ही मन यह तो सोच रहा था कि अगर राणा जिंदा था तो उसके साथियों को इस बारे में कुछ मालूम क्यों नहीं था। अकरम ने अभिनव को यही बताया था कि राणा मर चुका था। हालांकि अभिनव यह तो जानता था कि वह कोई एक्सीडेंट नहीं था जिसमें राणा मर गया था, लेकिन वह यह जरूर जानता था कि दाल में कुछ काला था। वह जो भी था, अभिनव के लिए यह पता लगाना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला, अभिनव ने देखा कि पहले एलिवेटर ऊपर आने लगा था। वह समझ गया था कि राणा एलिवेटर से नीचे उतर चुका था। अभिनव भी तुरंत एलिवेटर में दाखिल हुआ और नीचे बढ़ने लगा। जैसे ही वह नीचे उतरा तो वह तुरंत एलिवेटर से बाहर आया और इधर-उधर देखने लगा। उसकी आंखें राणा को खोज रही थी। वहां काफी भीड़ थी और ऐसे में अभिनव के लिए राणा को ढूंढ पाना मुश्किल था। यह सोचकर अभिनव अपने ही ऊपर चिढ़ उठा। ठीक तभी उसे कुछ जाने पहचाने से कपड़े नजर आए। उसने देखा कि यह वही कपड़े थे जो राणा ने पहने हुए थे। अभिनव ने यह देखकर एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। इस बीच अभिनव का फोन बज उठा। यह लक्ष्य का फोन था। फिर से अभिनव के दिल को एक झटका लगा। अगर लक्ष्य अभिनव को इस वक्त फोन कर रहा था तो इसका मतलब कि वह अभिनव से कुछ जरूरी बात करना चाहता था। अभिनव ने स्क्रीन से नजर हटाकर जब ऊपर की तरफ देखा तो पाया कि वह आदमी उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुका था। अभिनव ने फ्रस्ट्रेट होकर अपने बालों में हाथ फेरा और लक्ष्य को मन ही मन गाली देने लगा, लेकिन गाली देने से उसका काम नहीं चलने वाला था। लक्ष्य का फोन उठाना जरूरी था। ऐसे में वह होटल से बाहर निकल गया। जैसे ही अभिनव अपनी गाड़ी में बैठा वैसे ही फोन बजना बंद हो गया। अभिनव दोबारा लक्ष्य का फोन आने का इंतजार कर रहा था। अगले ही पल लक्ष्य ने अभिनव को दोबारा फोन किया और इस बार अभिनव ने फोन उठाने में कोई देर नहीं की। हेलो लक्ष्य, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, लेकिन थोड़ा फंसा हुआ हूँ। मुझे आपको एक न्यूज़ देनी थी, लक्ष्य ने कहा। अभिनव ने कहा, बताओ। सर, बात यह है कि अरबाज अभी दिखवाल से बात कर रहा था। वह शायद आपको क्रॉस करने का प्लान बना रहा है।
मेरे पास बाकी डिटेल्स नहीं है क्योंकि अंदर सिर्फ योगेश को ही एंट्री दी जाती है, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकालूंगा और आपको दोबारा फोन करूंगा। लक्ष्य की बात सुनकर अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया और वह जानता था कि अरबाज आज नहीं तो कल ऐसा कोई कदम जरूर उठाने वाला था। लेकिन लक्ष्य ने अभिनव को यह बता दिया था कि अभिनव को यह जानकर अच्छा लगा। उसने लक्ष्य से पूछकर, तुम्हें इस वक्त पिज्जा कहाँ भिजवाऊं? अरबाज के घर पर। मैं आपको फिर से फोन करता हूँ। रुको रुको, जाने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हें इस बात का कोई आइडिया है कि तुम्हारा परिवार कहाँ हो सकता है? अभिनव ने पूछा। यह सवाल सुनकर लक्ष्य एक पल के लिए शांत हो गया और कुछ सोचने लगा। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने कहा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनका परिवार इस वक्त शहर में नहीं है, या कुछ ये भी कहते हैं कि वह तो इस देश में ही नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि अरबाज उन्हें अगवा करके देश के बाहर भेज चुका है? लेकिन यह कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि यह बात सही है। मेरा मतलब है कि मेरी बीवी और बेटी के पास पासपोर्ट नहीं है और बिना पासपोर्ट तो वह इस देश से बाहर नहीं जा सकती, और यह कंडीशन मेरी ही नहीं, बहुत से परिवार की है। लक्ष्य ने अभिनव को समझाते हुए कहा। जैसे ही अभिनव के कानों में ये शब्द गूंजे तो उसके दिमाग में फिर से पूछा, तुम्हारा कहने का मतलब है कि अरबाज ने सिर्फ तुम्हारे ही नहीं बल्कि बाकी लोगों के परिवार को भी बंदी बनाकर रखा है? मुझे जाना होगा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। लक्ष्य ने जवाब दिया और फोन काट कर निकल गया। अभिनव के लिए फिर यह खबर हैरान कर देने वाली थी। उसने एक गहरी सांस ली और गाड़ी से नीचे उतर आया। नीचे उतरते ही उसके जहन में फिर से राणा का ख्याल ताजा हो गया। अगर वह आज उसे पकड़ पाता तो उसके मन के कई सवाल शांत हो जाते। हो सकता है मोंटी को इस बारे में कोई अंदाजा हो। अचानक से अभिनव ने अपने आप से कहा। उसे लगा मोंटी को जरूर इस चीज के बारे में खबर होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको उसके पिता जिंदा हैं और उसे मालूम ना हो। अभिनव को इस सब चीजों के बीच एक और चीज खाई जा रही थी। उसे नहीं पता था कि राणा ने उसे पहचाना था या नहीं। अभिनव का सिर चकराने लगा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस गुत्थी को वह कैसे सुलझाए और राणा को कहाँ ढूंढे। ऐसे में उसे लगा कि इस वक्त घर जाना ही सबसे सही होगा। वह तुरंत होटल के अंदर गया और उसने अपने कार्ड से सब लोगों का बिल पे कर दिया। उसके बाद वह हॉल में पहुंचा और उसने मीरा को इशारे से अपने पास बुला लिया। मीरा ने अभिनव की हालत देखकर पूछा, सर आप कहाँ रह गए थे? सब ठीक तो है? मेरा सिर दुख रहा है, मुझे घर जाना चाहिए। मैंने यहाँ का बिल क्लियर कर दिया है, तुम लोग एंजॉय करो। अभिनव ने कहा। मीरा ने एक पल के लिए अभिनव को ध्यान से देखा और बोली, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं? अभिनव ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं चला जाऊंगा, सुबह मिलते हैं। ठीक है, मीरा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा और अभिनव वहां से निकल गया। अभिनव बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था। जैसे ही उसने गाड़ी चालू की तो अचानक से उसके दिमाग में एक जगह आई। वह घर जाने की बजाय उस जगह पर जाना चाहता था। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और सीधा मोंटी को फोन मिला दिया। कुछ देर तक रिंग होने के बाद आखिरकार मोंटी ने फोन उठाया। इधर से अभिनव ने पूछा, इस वक्त तुम कहाँ हो? यही हूँ मैं शहर में। क्या हुआ? मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ, अपनी लोकेशन भेजो, अभिनव ने कहा और बिना मोंटी का जवाब सुने फोन काट दिया। अगले ही पल उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसमें मोंटी की लोकेशन थी। अभिनव ने गाड़ी तेजी से उस लोकेशन की तरफ बढ़ाना शुरू कर दी। जितनी तेजी से उसकी गाड़ी चल रही थी, उससे ज्यादा तेजी से अभिनव के दिमाग में सवाल घूमते जा रहे थे। वह जल्द से जल्द उन सभी सवालों का जवाब ढूंढना चाहता था। कुछ देर के बाद अभिनव एक पुराने लेकिन आलीशान से बंगले के बाहर पहुंच चुका था। उस बंगले को देखकर ही लग रहा था कि वह राणा का होगा। अभिनव ने गाड़ी रोकी और मोंटी को अपने पहुंचने की खबर दी।
अगले ही पल बंगले के दरवाजा खुल गया। अभिनव गाड़ी से नीचे उतरा और गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचकर अंदर की तरफ बढ़ने लगा। वह मेन गेट से होता हुआ बंगले के अंदर दाखिल हो गया था। अभिनव अभिनव को देखते ही मोंटी ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। अभिनव के चेहरे पर अभी भी वही गुस्सा था जो मोंटी ने पहली मुलाकात में देखा था। अभिनव ने इधर-उधर की बात करना ठीक नहीं समझा और सीधा मुद्दे पर आते हुए बोला, राणा कहाँ है? अभिनव के मुंह से यह सवाल सुनते ही मोंटी के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई। उसने कहा, मतलब तुम मुझे सुन चुके हो, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। तुम्हारे पिता राणा कहाँ है वह? अभिनव का यह सवाल सुनकर मोंटी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके एक झटका लगा था और इस झटके की वजह से वो जहां खड़ा था वहीं का वहीं जम गया था। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अभिनव उसे ऐसा सवाल भी कर सकता है। मोंटी को गुस्सा आया और वह बोला, तुम क्या मेरे पापा के बारे में पूछ रहे हो? मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ मोंटी कि तुम मुझे सुन चुके हो, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। तुम्हारे पिता राणा कहाँ है? अंदर कहाँ छुपा रखा है तुमने उन्हें? अभिनव की भारी आवाज उस पूरे आलीशान बंगले में गूंज रही थी। उसकी मुट्ठियां गुस्से में और कस चुकी थी और उसकी उंगलियों को के चटकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मोंटी ने एक सेकंड के लिए अभिनव को देखा और अगले ही पल उसे हंसी आ गई। उसने कहा, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही है। अभिनव, मेरे पिताजी मर चुके हैं। यह तुम मुझे छेड़ने वाली के लिए बोल रहे हो ना? या यह तुम्हारा कोई नया प्लान है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने उन्हें कहीं छुपा रखा है और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि या तो तुम उन्हें मेरे सामने लेकर आओ या फिर मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। ऐसे अचानक से मेरे घर आकर तुम मेरे पापा के बारे में सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? मोंटी की बात सुनते ही अभिनव उसके पास आया और उसकी कॉलर पकड़कर उसे धकेलने लगा। उसने मोंटी को तब तक धकेला जब तक कि वह दीवार से नहीं टकरा गया। यह देखकर अचानक से 4 लोग मोंटी को बचाने के लिए हॉल में आकर खड़े हो गए। वह सभी धीरे-धीरे अभिनव की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अभिनव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसका हाथ मोंटी की कॉलर से बढ़ता हुआ उसके गले तक पहुंच चुका था। अभिनव ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया था, लेकिन वह इस बात का ध्यान भी रख रहा था कि कहीं मोंटी मर न जाए। अगर मोंटी मरता तो अभिनव को कुछ हाथ नहीं आने वाला था। मोंटी के मुंह से सच उगलवाने के लिए अभिनव जोर से चिल्लाते हुए बोला, सवाल के जवाब में सवाल मत पूछो। सच सच बताओ, कहाँ है तुम्हारे पापा जिसने मेरे बाप को मारा? वह राणा अग्निहोत्री कहाँ है? कहाँ है वह? अभिनव की आवाज में गुस्से के साथ साथ दर्द भी झलक रहा था। उधर मोंटी का चेहरा लाल होने लगा था। उसकी सांसें फूलने लगी थी। वह चाहकर भी अपने आप को अभिनव की गिरफ्त से नहीं छुड़वा रहा था। ठीक तभी मोंटी का एक आदमी आगे आया और उसने अभिनव को पीछे से पकड़ लिया। उसको देखकर बाकी लोग भी अभिनव पर टूट पड़े। अभिनव का सारा ध्यान मोंटी पर था। उसे गुस्सा तो आ रही थी, लेकिन वह दुखी भी था। ऐसे में उन लोगों ने अभिनव को मोंटी से अलग किया और उसमें से एक आदमी अभिनव को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। पर इससे पहले कि वह अभिनव को मुक्का मारता, इतने में मोंटी चिल्लाया, रुको। उसकी आंखों में गुस्सा था। सब लोग मोंटी की बात सुनकर रुक गए और तभी एक आदमी ने कहा, लेकिन बॉस, शट अप। उसे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। मोंटी ने कहा। मोंटी को इस तरह चिल्लाते देखकर उसके आदमियों के हाथ पैर फूल गए थे। उन्हें जिस काम के लिए रखा गया था वह वही कर रहे थे, फिर भी उन्हें डांट पड़ रही थी। उधर अभिनव भी उनकी गिरफ्त में था। अभिनव को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह होश में था या नहीं। उसकी ऐसी हालत देखकर मोंटी को बुरा लगा। वह आगे आया और बोला, छोड़ो उसे। बॉस, अगर इसे छोड़ा तो यह फिर से आप पर हमला करेगा। मोंटी के एक आदमी बाली ने कहा। अभिनव की कॉलर बाली के ही हाथ में थी
मोंटी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आया और उसने बाली के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, मैंने जो कहा वह सुना नहीं, छोड़ो उसको। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई टाइगर पर हाथ उठाने की? मोंटी की यह बात सुनते ही उसके सारे आदमियों को जैसे सांप सूंघ गया और सभी एक दूसरे को देखने लगे। बाली ने जरा सी हिम्मत करते हुए मोंटी से पूछा, क्या कहा आपने टाइगर? बाली को पहली बार अपने ही बॉस की बात पर विश्वास नहीं हुआ। मोंटी ने बाली का हाथ कस कर पकड़ा और उसे अभिनव की कॉलर से झटक झटक से हटा दिया। जैसे ही मोंटी ने ऐसा किया तो सभी लोग अभिनव के पैरों में गिरकर एक साथ बोले, टाइगर। अभिनव का यह सारा माजरा अपनी आंखों से देख पा रहा था, लेकिन उसने इस सब की उम्मीद नहीं की थी। उसे नहीं लगा था कि मोंटी अपने लोगों के सामने टाइगर की पहचान इस तरह से उजागर कर देगा। वह मोंटी पर जरा भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद यह मोंटी की कोई चाल है, लेकिन फिर अभिनव को यह भी लगा कि अगर मोंटी चाहता तो अपने आदमियों के साथ मिलकर अभिनव को मार सकता था। कोई नहीं जानता था कि अभिनव इस वक्त कहाँ है और मोंटी किसी को यह भनक नहीं लगने देता कि टाइगर की मौत कैसे हुई है। अभिनव दुविधाविन था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मोंटी को अपने बाप के बारे में कुछ मालूम नहीं। वह दुनिया के बड़े से बड़े झूठ पर विश्वास कर सकता था, लेकिन इस बात पर भरोसा करने के लिए उसका मन गवारा नहीं था। तुम शायद गलत समझ रहे हो। मेरे पापा की सच में मौत हो चुकी है। वह 18 साल पहले ही मर चुके हैं। मोंटी ने अभिनव से धीरे से कहा। यह सुनते ही अभिनव के खून में फिर से उबाल आया और उसने फिर से मोंटी को उसकी कॉलर से पकड़ लिया। अभिनव अपनी छुरी जैसी तीखी नजरों से मोंटी को घूरते हुए बोला, मैंने तुम्हें मेरी पहचान के बारे में क्या कहा था याद है? तुमने मेरी बात ना मानने की हिम्मत कैसे की? मैं कैसे इस बात पर विश्वास करूं कि तुम विश्वास करने लायक आदमी हो? अभिनव मोंटी पर बरसे जा रहा था। मोंटी ने एक पल के लिए अभिनव को शांति से देखा और अगले ही पल अभिनव के पैरों में गिर गया। उसकी यह हालत देखकर अभिनव को झटका लगा। मोंटी ने फिर अपनी बात कहनी शुरू की। बचपन में हम दोनों के बीच जो दूरी राई बराबर की थी, वह आज खाई बराबर की हो गई है। मैं जानता हूँ आज हम दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन बचपन में ऐसा बहुत कुछ था अभिनव जो हम दोनों एक साथ देखा था। मैं एक बार को मान सकता हूँ कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता का खून किया होगा, मगर इससे पहले कि मोंटी अपनी बात पूरी कर पाता, अभिनव ने उसे बीच में ही काटते हुए कहा, उन्होंने ही किया है। ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात सच है और सच को मानने या ना मानने से वह झूठ नहीं हो जाता। अभिनव हर एक शब्द को चबा चबा कर बोल रहा था, जिससे वह मोंटी के दिल पर तोप के गोले की तरह लग रहा था। अभिनव का मन तो कर रहा था कि वह मोंटी का मुंह तोड़ दे, लेकिन उसने जैसे तैसे अपने आप को रोका हुआ था। मोंटी ने खुद उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और बोला, देखो, मुझे सच में नहीं पता कि तुम जो कह रहे हो वह सही है या नहीं, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो हो सकता है कि वह सच हो। यह सुनते ही अभिनव को गुस्सा आ गया। उसने एक गहरी सांस ली और चिढ़ते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। उसका माथा जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया था। उसने अपने आप को शांत करने के लिए और अपना पसीना पहुंचने के लिए अपने माथे में उंगलियां फेरी और फिर से मोंटी को देखते हुए बोला, तो तुम्हें मेरी बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं है? मेरे पापा की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। हमें यह खबर मिली थी कि तुम्हारे पापा के साथ साथ मेरे पापा भी मर गए थे। हमने पोस्टमार्टम जानबूझकर कैंसिल करवाया था, क्योंकि हम दुनिया को यह नहीं पता चलने देना चाहते थे कि तुम्हारे पापा का मर्डर हुआ है। मुझे नहीं पता कि मेरे पापा पर ऐसा क्या भूत सवार हुआ होगा जिसकी वजह से उन्हें यह करना पड़ा, लेकिन इससे पहले कि मोंटी आगे कुछ कहे, उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करते हुए बोला, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उस चीज का पता लगाना चाहूंगा जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं जानता हूँ,
और समझता भी हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं भी वही करता जो तुम कर रहे हो, लेकिन इस बार फिर से मोंटी की जुबान पर कुछ आते-आते रह गया। जब वह यह सब कह रहा था तो अभिनव उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। वह असल में मोंटी के चेहरे के जरिए उसके ख्यालों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में अभिनव को ईमानदारी की चमक नजर आ रही थी, लेकिन अभिनव उन लोगों में से नहीं था जो आंखों के धोखे में आ जाए। वह किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसे पूरी तरह से परखना पसंद करता था, और फिर यहाँ तो मसला उसके पिता की हत्या का था। तो तुम यह कहना चाहते हो कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अभिनव ने ठंडे दिमाग से दोबारा वही सवाल पूछा। किसने कहा कि मैं यह नहीं जानता? मैं जानता हूँ मेरे पिता कहाँ हैं। वह ऊपर है, वहां। मैं खुद उनकी चिता को अपने हाथों से आग दी थी, मोंटी ने कहा। यह बात सुनते ही अभिनव को अपने ऊपर शक होने लगा। उसे लगा कि उसे उन यादों के गलियारों में फिर से जाने की जरूरत थी, जहां से यह ढेर सारे सवाल उनके जहान में आ रहे थे। वह यह देखना चाहता था कि कहीं उसे कोई चूक तो नहीं हुई, कहीं उसकी आंखों को कोई धोखा तो नहीं हुआ, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं देख लिया, या फिर अभी उस होटल में ही कहीं उसकी आंखों में उसके साथ खेल तो नहीं किया। सच में वह आदमी राणा ही था, या अभिनव का दिमाग उसके साथ कोई गंदा खेल खेल रहा था? अभिनव का जहान सवालों से पूरी तरह लग चुका था, और जवाब थे कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतने में मोंटी ने कहा, तुमने मेरे साथ जो किया उस पर मैं नाराज हूँ, लेकिन मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन मोंटी ने फिर से अपनी जुबान रोका और सलाइवा घुटते हुए बोला, लेकिन अगर यह सुनकर भी तुम्हारे जी को चैन नहीं पड़ता तो तुम मुझे मार सकते हो। अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हारे हाथों से मरने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारे कलेजे को इससे जरा भी ठंडक पड़ती है तो एक पल के लिए भी मौत मत सोचो और मार डालो मुझे। इतना कहते ही मोंटी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह रोते हुए बोला, मैं उफ तक नहीं करूंगा, खुशी खुशी मरूंगा। मैं टाइगर का आदमी हूँ और टाइगर के हाथों से मारे जाना अपनी शान समझ लूंगा। अपने बाप के पाप की भरपाई के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। जब मोंटी यह सब कह रहा था तो अभिनव उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जवाब में वह क्या कहे। अभिनव के पास शब्द कम पड़ गए थे। अभिनव ने तुरंत मोंटी से नजर फेर ली और भावनाओं के उसे उबाल को काबू करने की कोशिश करने लगा जो उसके अंदर उमड़ रहा था। उधर मोंटी ने बोलना बंद किया ही था। आज वह अपना दिल पूरी तरह से हल्का करना चाहता था। उसने आगे कहा, याद है तुमने उस दिन कहा था कि मैंने तुम्हारे पैसे पर ऐश की है। मैं मानता हूँ मैंने की है, शायद इसी वजह से मेरी मौत इतनी जल्दी आ गई है। और सच बताऊं तो मेरे पास अब जिंदा रहने का कोई कारण भी नहीं है। जो सच मेरी आंखों के सामने खड़ा है उसे जानकर मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ। लेकिन मरने से पहले मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरे पापा सच में जा चुके हैं। मैं अपनी आंखों से उनकी लाश देखी है, अपनी उंगलियों से उनके ठंडा बदन को छुआ है। भले ही एक्सीडेंट में वह इतना जल गए थे कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल था, फिर भी मैं जानता था कि वह मेरे पापा ही हैं। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और चिढ़ते हुए अपने चेहरे को जोर से मिसलने लगा। हो सकता था कि मोंटी सही कह रहा हो सकता था कि अभिनव ने किसी गलत आदमी को देखा हो। राणा के जिंदा रह जाने का अभिनव के पास कोई पुख्ता कारण नहीं था। अभिनव ने फिर से मोंटी को देखा। वह अभी भी अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। अभिनव कारण तो नहीं जानता था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि उसे मोंटी पर विश्वास करना चाहिए, जैसे उसने लक्ष्य पर किया, यह जानते हुए कि लक्ष्य जासूस हो सकता है। अभिनव को अपने अंदर की आवाज को आज भी उसी तरह सुनना चाहिए था जिस तरह वह हर बार सुना करता था। उठो, अभिनव ने धीरे से कहा। मोंटी उसका कहा मानकर एक ही बार में उठ गया। उसने धीरे से पूछा, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? वह लगातार अभिनव की आंखों में देख रहा था।
अभिनव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं बड़ा होने के नाते तुम्हारी जगह नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरी तरह भरोसा हो गया है। वह मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुमने अभी मुझसे जो वादा किया है, तुम उस पर काम करना शुरू कर सकते हो। गुड बाय। आखिर क्या करने वाला था अभिनव मोंटी के साथ? क्या सच में वह आदमी राणा ही था जिसे अभिनव ने अपनी आंखों से देखा था, या था उसका कोई धोखा? दोस्तों, आगे की कहानी में क्या होने वाला है, इसे जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।